घोतकपुर नाम का एक गांव था, जहां विष्णु और शारदा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था। वे अपनी बेटी कीर्ति को बहुत पढ़ा लिखा कर बड़ा करना चाह रहे थे। अपनी मिली आमदनी से ही वो अपनी बेटी को पढ़ाया करते थे। चाहे जो भी हो, हमारी बेटी खूब पढ़नी चाहिए। मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। लोग मेरी बेटी को देखकर उस पर गर्व करें। बिल्कुल, हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं। लड़की है और भी कई जरूरतें होती हैं। उन सब के लिए भी सोचकर हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरह वे दोनों अपने बेटी के भविष्य को लेकर बात किया करते। पर कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा किसी को पता नहीं होता। अचानक उनका घर ढह गया और विष्णु उसके अंदर दब गया। पत्नी को छोटी मोटी चोटें लगी होती हैं, पर विष्णु की मौके पर ही मौत हो जाती है। पत्नी बहुत दुखी होकर रोए जा रही थी। बहुत देर बाद कीर्ति स्कूल से घर वापस लौटी। वो दृश्य देखकर कीर्ति बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद दाह संस्कार का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद माँ और बेटी मिलकर एक छोटे से झोपड़े में रहने लगे। चूंकि माँ अकेली ही काम किया करती, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से कीर्ति ने अपनी पढ़ाई छोड़ माँ के साथ काम करना शुरू किया। इस तरह उन दोनों की जिंदगी पल भर में बदल गई थी। एक दिन काम न होने के कारण वे दोनों माँ बेटी घर पर ही थे। कीर्ति घर के आंगन में खेल रही थी। तभी वहां एक खिलौने बेचने वाला आया। खिलौनों को देख कीर्ति ने कहा, अरे वाह, ये खिलौने तो बहुत सुंदर है। फिर बेबी उस खिलौने वाले के पास गई। चाचा जी, ये खिलौना तो बहुत सुंदर है। इनमें से कोई भी खिलौना लो, सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। पूरे 100 रुपए? पर मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए नहीं है तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? चलो निकलो यहाँ से। खिलौने वाले ने उसे झिड़कार कर वहां से चला गया। उस पर कीर्ति ने कहा, अगर वो खिलौना मुझे नहीं मिला तो क्या, मैं मिट्टी के खिलौने बनाकर खेल लूंगी। इस तरह कीर्ति ने खुद को समझाया और रेत में जाकर खेलने लगी। वहां पर उसने घर और खिलौने बनाए। इस तरह रेत में खेलते हुए उसे अचानक एक बक्सा दिखा। ये देख कीर्ति चौंक गई। इसमें क्या होगा? फिर कीर्ति ने वो बक्सा उठाया और उसे खोला। उसमें झुमके थे। कीर्ति को वो झुमके बहुत पसंद आए। अरे वाह, कितने सुंदर है। फिर कीर्ति ने वो झुमके पहन लिए और वहां रेत में खेलने लगी। बहुत देर बाद वो घर लौटी। माँ ने कीर्ति के झुमके देखे। बेटा कीर्ति, ये झुमके कहाँ से? माँ, मैं जब खेल रही थी तो मुझे ये मिले। इस तरह वहां जो हुआ वो उसने बता दिया। ये देखने में सोने के गहने लग रहे हैं, एक बार निकाल के तो देना। माँ ने झुमके हाथ में लेकर देखे तो तब उसे पता चला कि ये सोने के ही है। पता नहीं किसके है ये, अपना तो नहीं है ना बेटा, तो इसे तुम जहां से लाई हो वहीं पर छोड़कर आ जाओ। कीर्ति ने माँ की बात मानी और उन झुमकों को उसी जगह ले जाकर वापस रख दिया। जैसे ही कीर्ति ने उन झुमकों को वहां छोड़ा, वहां एक जादुई पेड़ प्रत्यक्ष हुआ। वे जादुई बालियां थी। उस पेड़ से जादुई बालियां एक एक कर नीचे उतरने लगी। कीर्ति ये सब हक्की बक्की होते हुए देखे जा रही थी। तुमने मुझे यहाँ गिराकर मुझे बंधन मुक्त किया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कीर्ति चौंक कर देखती रही और कहा, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ बेटा, तुम जो देख रही हो वो सच है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। एक तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बक्से में बंद किया और इस गांव ले आया था। पर जैसे ही हम इस गांव पहुँचे, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मर गया। मैं हवा के झोंके से उड़ती हुई इस जमीन में धंस गई थी। अब मैं तुम्हारे कारण बाहर आ पाई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस पेड़ से झड़ रहे सारे बालियों को तुम अपना कर सकती हो। कीर्ति ये सुन बहुत खुश हुई और उसने झटपट सारी बालियां इकट्ठे कर ली। उस जादुई पेड़ ने कीर्ति को आशीर्वाद दिया और वहां से उड़कर चली गई। कीर्ति तुरंत उन बालियों को लेकर घर लौटी। घर पहुंचकर कीर्ति ने वो बालियां दिखाते हुए माँ को सारी बीती बात बता दी।
क्या सच? अब हम इन सोने की बालियों को बेचकर घर बना सकते हैं और तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। क्या कहती हो? कीर्ति ने भी हामी भरी और उसके बाद उन्होंने बालियां बेचकर एक सुंदर सा घर बनाया और साथ ही साथ कीर्ति की पढ़ाई भी शुरू हो गई। ऐसे कुछ दिन बीते। एक दिन खिलौने वाला खिलौने बेचते हुए बहुत दूर तक चला। उसे भूख लग गई थी। वो कीर्ति के घर के पास आया। इस घर को देख, लगता है जैसे बहुत धनवान लोग हैं ये। जरूर यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। माई, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उस आदमी की आवाज सुन कीर्ति घर से बाहर आई और उसने कहा, चाचा जी, आप कैसे हो? कुछ दिनों पहले आपके पास वाले खिलौने मुझे बहुत पसंद आए थे। ये वाले खिलौने भी बहुत प्यारे हैं। अब मैं आपको रुपए दूंगी, क्या आप ये खिलौने मुझे दोगे? उस पर खिलौने वाले ने कहा, हाँ जरूर बेटा। कीर्ति बहुत खुश हुई। चाचा जी, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको रुपए दूंगी, फिर खिलौने देना। फिर कीर्ति खिलौने वाले को घर के अंदर ले गई। वहां पर खुद उसने खाना परोसा। बेटा, तुम्हारे बहुत धन्यवाद। क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? माँ की सेहत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। ये लीजिए, आप पैसे लेकर मुझे खिलौने दीजिए। उस दिन इस लड़की के पास रुपए नहीं थे तो मैंने इसे झिटकारा था, पर आज उसी लड़की मेरी भूख मिटाई। उस दिन इसके पास रुपए नहीं थे, आज बहुत है। मेरी बुरे बर्ताव के लिए इसमें थोड़ी नाराजी नहीं है, पर मुझे मेरे हरकत पर पछताना है। जीवन हमें हर मोड़ पर सबक सिखाते हैं। कब किसी की जरूरत पड़ जाए हम नहीं जानते। कभी ये भगवान की भेजे बंदे भी होते हैं। वो ये सोचकर दुखी हुए जा रहा था। क्या बात है चाचा जी? कुछ नहीं बेटा, ये लो, ये सारे खिलौना तुम रख लो और तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने कीर्ति के कई बार मना करने पर भी बिना रुपए लिए खिलौने देकर वहां से चला गया। उस आदमी ने घर लौटकर अपनी खाली टोकरी को नीचे रखा तो उसने देखा कि उस टोकरी में एक बक्सा था। आदमी चौंक कर उस बक्से को उठाकर उसे खोलकर देखने लगा। उसमें झुमके थे। वो लड़की तो बहुत नेक दिल वाली है, मुझे बिना पता चले जाए उसने ये बक्सा मेरी टोकरी में रख दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज फिर से मेरा सर शर्म से झुक गया। ये सोचकर वो दुखी हुए जा रहा था। फिर उसने उस झुमकों को बेचकर एक खिलौनों की दुकान बना ली। उस दुकान के उद्घाटन के लिए उस आदमी ने कीर्ति को बुलाया। कीर्ति ने दुकान के अंदर खिलौने देखे और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। बेटा, तुम जब चाहो तब यहाँ आकर इन खिलौनों से खेल सकती हो। सच क्या चाचा जी? चाचा ने जब हाँ कहा तो कीर्ति ये सुन बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद कीर्ति हर रोज स्कूल से शॉप जाया करती और वहाँ खिलौनों से खेलकर खुश होकर घर लौटा करती। वो कीर्तिपुर नाम का गांव था। उस गांव में राजेश, श्रीदेवी ये पति पत्नी रहते थे। उनका सोने का व्यापार था। बड़ा ज्वेलरी शॉप था। उनकी बेटी का नाम भव्या। वो राजेश की पहली पत्नी लक्ष्मी की संतान थी। लक्ष्मी की मौत के बाद राजेश ने श्रीदेवी से शादी कर ली। श्रीदेवी भव्या का प्यार से ख्याल रखती थी। भव्या भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी ज्वेलरी शॉप संभालते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजेश और श्रीदेवी शॉप से घर लौट रहे थे। एक कार तेजी से आकर उनसे टकराती है। दोनों उस टक्कर में वहीं मर जाते हैं। आसपास के लोग देखते रहते हैं, पर कोई उनके पास जाकर वो जीवित भी है या नहीं ये देखते नहीं। कुछ देर बाद भव्या उसी रास्ते से स्कूल से घर जा रही थी। वो अपने माता पिता का शव देखकर, माँ, बाबा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, आंखें खोलिए एक बार। माँ, बाबा, यूं फूट फूट कर रोने लगती है। उन दोनों की मौत की खबर गांव में फैल जाती है। श्रीदेवी की माँ वहां आती है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। बेटी श्रीदेवी, उठो बेटा,
देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ। हाय राम। यूं वो भी जोर जोर से रो रही थी। तब भव्या, नानी, नानी माँ, यूं रोते हुए उनसे लिपटती है। हाय राम, इस बच्ची का क्या होगा। यूं दोनों रो रही थी। फिर परिजन उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। भव्या की जिम्मेदारी अब उसकी नानी लेती है। वो भव्या का स्कूल जाना बंद करवा देती है। उसे अपने साथ ज्वेलरी शॉप में ले जाती है। दोनों व्यापार संभालती है। भव्या को पढ़ने, स्कूल जाने में रुचि थी। वो बात वो नानी से कहने की कोशिश करती है, लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन वो नानी से, नानी माँ, मुझे यूं शॉप में जाना अच्छा नहीं लगता। तुम ही संभालो ना शॉप, मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। अरे तू तो मेरी सगी पोती भी नहीं है, फिर भी तेरा इतना ख्याल रखती हूँ मैं। जानती है क्यों? घर का काम कर लेगी और मैं व्यापार संभालूंगी। ज्यादा दिमाग चलाया ना तो डंडे से मरम्मत कर दूंगी, समझी? नानी, मुझे पढ़ना है नानी, स्कूल जाना है। भव्या रो रही थी। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो भव्या की पिटाई करने लगती है। नानी, मत मारो, मुझे मत मारो नानी, दर्द हो रहा है। भव्या रो रही थी। उसकी नानी वहां से चली जाती है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। नानी भव्या पर काम का दबाव डालती है। उसे घर का सारा काम करवाती है। छोटी भव्या बड़ी मुश्किल से सारे काम करती है। नानी उसे ठीक से खाना तक नहीं खिलाती। भव्या भूख से बेहाल होकर रोने लगती है। माँ, बाबा, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे अच्छा नहीं लगता। नानी मारती है, डांटती है मुझे। यूं वो व्यथित होकर कहती है। ये बातें सुनकर उसकी नानी, इसके तो पर निकल रहे हैं, अभी काटने पड़ेंगे, वरना आगे चलकर ये जायदाद चाहिए, घर चाहिए, यूं जान खाएगी मेरी। इसे दूर कहीं छोड़ आऊं तो अच्छा है। फिर ये सारी जायदाद, ये सारी संपत्ति मेरी दूसरी बेटी और दामाद के नाम हो जाएगी। इसे कहीं दूर छोड़ आती हूं, वो मन ही मन सोचती है। तो भव्या खुद से ही, मैं भी कहीं दूर जाकर जी लूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी कहीं, पर यहाँ नहीं रहूंगी। यूं व्यथित होती है भव्या। उस रात वो नींद से उठकर बाहर चली जाती है। हर तरफ अंधेरा था। वो यहाँ वहां देखती है। इतने में उसकी नानी पीछे से उस पर कपड़ा डालकर उसे दबोच लेती है। एक गठरी में उसे बांध देती है और उसे लेकर दूर चली जाती है। भव्या अंदर झटपटा रही थी। कौन कौन है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, कौन है? यूं चिल्ला रही थी। नानी उसे बीच जंगल में छोड़ वहां से चली आती है। कुछ देर बाद भव्या बड़ी कोशिश करके गठरी खोल पाती है और उसे बाहर आ जाती है। हर तरफ अंधेरा था। भव्या डरकर रोने लगती है। फिर सुबह हो जाती है। आसपास का प्रदेश देख भव्या, ये तो जंगल है, यूं कहती है। डरते डरते वो यहाँ वहां घूमती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने के लिए कुछ मिल जाए यूं ढूंढती है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। वहां एक फलों का पेड़ नहीं था। सारे जंगली वृक्ष कांटों के पेड़ थे। भव्या दुखी हो जाती है। उतने में उसे एक रुई का पेड़ दिखाई देता है। उसमें रुई के फल भी थे। भव्या नहीं जानती थी कि वो रुई के फल हैं, उसे खाते नहीं। वो खाते ही भव्या की दृष्टि चली जाती है। वो अंधी हो जाती है। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूं रोने लगती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। धीरे धीरे अंदाजे से चलने लगती है। उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। माँ, मेरे पैर में कांटा चुभ गया माँ, कितना दर्द हो रहा है।
माँ। वो यूं रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो आगे आगे चलने लगती है। सामने एक नदी थी। इस बात से अनजान भव्या सीधे नदी में जा गिरती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, यूं चिल्लाने लगती है। नदी में एक जादुई पेड़ था। वो भव्या को बचा लेता है। बेटा, कौन हो तुम? कहां से आई हो? वो पूछता है। तब भव्या रोते हुए, मेरा नाम भव्या है। मेरे माँ बाबा एक एक्सीडेंट में मर गए। मेरी नानी मेरा ख्याल नहीं रखती। वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने घर से भागने की कोशिश की, तभी किसी ने मुझे गठरी में बांधकर यहाँ इस जंगल में छोड़ दिया। मैंने वहां एक पेड़ के फल खा लिए भूख लगने पर। तब से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब वो जादुई पेड़, अरे रे, यूं कहकर भव्या की दृष्टि अपनी जादुई शक्ति से वापस ले आता है। भव्या दृष्टि आते ही यहाँ वहां देखती है। सामने जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के कान के झुमके लगे थे। वो देख भव्या अचरज से, ये क्या, पूरे पेड़ पर कान के झुमके, तरह तरह के गहने लगे हुए हैं। तब वो जादुई पेड़, बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। कुछ महीनों पहले एक देवी किसी श्राप के कारण भूलोक पर आई थी। उन्हें झुमकों का बहुत शौक था। वो हर रोज नए झुमके पहना करती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे जादुई शक्ति प्रदान की और रोज वो तरह तरह के झुमके देख, जो चाहिए, जो पसंद आए, वो झुमके पहन लेती थी। बचे हुए झुमके यहीं पर रह गए। कुछ दिन बाद वो श्राप से मुक्त हो गई और फिर गायब हो गई और मैं यूं जादुई पेड़ ही बन के रह गया। यूं वो पेड़ उसे सारी बातें बताता है। भव्या पूछती है, क्या मैं भी ये झुमके पहन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादुई पेड़ यूं कहकर उसे झुमके पहना देता है। तभी भव्या कद में बड़ी बन जाती है। ये क्या, मैं बढ़ रही हूँ। तब जादुई पेड़, हाँ, अब तुम्हारी नानी को सबक सिखाने का समय आ गया है, इसीलिए तुम्हारा कद बढ़ गया। तुम अक्लमंद तो हो ही और अब और तेज बन गई हो। अब मैं जो गहने तुम्हें दे रहा हूँ उससे व्यापार शुरू करो। तुम्हारी नानी के सामने तुम भी व्यापार करो, उसे सबक सिखाओ। भव्या ठीक है कहती है। फिर जादुई पेड़ उसे गायब कर देता है। भव्या पेड़ के दिए हुए गहने लेकर अपने गांव चली जाती है। अपनी नानी की शॉप के सामने ही वो अपना नया ज्वेलरी शॉप शुरू करती है। उसके पास सोने के गहने कम दाम में मिल रहे थे। लोग भी बड़ी तादाद में आकर गहने खरीदते हैं। कुछ ही महीनों में भव्या के व्यापार में तरक्की होती है। उसकी नानी का व्यापार ठप हो जाता है। उसी फिक्र से वो बीमार हो जाती है। भव्या व्यथित होकर उसके पास जाती है। नानी, मुझे माफ कर दो, यूं कहकर वो सारी बातें नानी को बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, भव्या कहती है। बेटा भव्या, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर तुम बड़े दिल से मेरी पूछताछ करने चली आई। मेरा ख्याल रखने का वादा कर रही हो। अब से तुम ही ये व्यापार संभालो, सब कुछ तुम्हारा ही है, ले लो। नानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब से नानी भव्या को स्कूल भेजकर उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसका प्यार से ख्याल रखती है।